हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निखिल। वेलकम टू आवर चैनल द एक्सपेक्टर। तो जैसा कि आज का सेशन जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 है। पिछले सेशन में हम लोगों ने इसके 10 क्वेश्चन किए थे। आज रिमेनिंग 15 क्वेश्चन करने की बारी है। तो एज इट इज हमेशा की तरह मैं पहले बता दूं कि अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप खुद से तो एक दिन बाद खुद से ट्राई किया करो। मतलब आज किए उसके बाद एक दिन बाद खुद से बनाकर देखा करो, तभी जाकर एग्जाम में बनेगा। तो ऐसे तो सॉल्व नहीं होने वाला है। तो चलते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन पे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द बैटरी ऑफ अ मोबाइल फोन इज रेटेड एज 4.2 वोल्ट। तो इसका मतलब हुआ कि मोबाइल फोन का जो बैटरी है 4.2 वोल्ट पे ऑपरेट करता है। 5800 मिली एम्पियर। हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड इट व्हेन फुल्ली चार्ज। तो कह रहा है कि 5800 मिली एम्पियर का बैटरी है, तो फुल जब चार्ज होगा तो कितना एनर्जी स्टोर करेगा। अब जब भी आप शॉप पे जाते होंगे मोबाइल लेने के लिए तो आपने देखा होगा मिली एम्पियर में उसका बैटरी होता है, उसी के बेसिस पे हम लोग लेते हैं। तो बेसिकली इसका मतलब होता है, मान लो यहाँ पे 5800 मिली एम्पियर लिखा हुआ है, तो ये जितना ज़्यादा होता है उतना चार्ज कैपेसिटी ज़्यादा होती है, चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी उतना ज़्यादा होती है। तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, चार्ज स्टोर कैपेसिटी है। अब देखो, इसमें हमसे पूछ रहा है एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? अब V इंटू क्यू। अब देखो V जो है दिया हुआ है पोटेंशियल, हम लोगों को क्यू नहीं पता है। अब देखो ये जो 5800 मिली एम्पियर इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा ये पहले है क्या? 5800 मिली एम्पियर पर आवर्स। इसका मतलब है कि 5800 मिली एम्पियर की जो बैटरी है वो 1 घंटा तक करंट दे सकती है। ठीक है, तो इसका बेसिकली सिंपल अगर वे में बोले तो ये बेसिकली कुछ नहीं, ये जो है चार्ज है। अब देखो, एक जो कन्वर्जन है वो तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि 1 एम्पियर आवर में होता है 3600 कूलम चार्ज। ये अगर तुमको याद होता तो ये क्वेश्चन बस फॉर्मूला बेस्ड हो गया। अब कुछ नहीं करना है, ये मिली एम्पियर में है, पहले इसको एम्पियर में बदलेंगे। तो मिली एम्पियर को जैसे ही एम्पियर आवर्स में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा एम्पियर आवर में। तो यहाँ से हो जाएगा 5.8 एम्पियर आवर। अब बेसिकली कुछ नहीं है, 1 एम्पियर आवर में हम लोगों ने देखा कि 3600 कूलम होता है चार्ज। तो 5.8 इंटू 3600 ये तुम्हारा हो गया चार्ज। ये तुम्हारा चार्ज निकल रहा है बेसिकली क्यू। तो इसको एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, 5.8 अपॉन 10 इंटू 3600। तो ये 0 से 0 चला गया। अब इसको एक बार गुना करते हैं, तो यहाँ पे कर लेते हैं 36058। तो ये हो गया 0, 8 6 48, 4 इसीलिए 24 और 4 28, 5 से ये 0 हो गया, तो 5 6 30 हो गया, बचती है 15 और 3 18। इसको बेसिकली ऐड कर देंगे, 0 8 8 8 2 10, एक अब एक 2। तो ये कितना आ गया? 20880। अब कितने अंक के बाद डेसिमल? अच्छा डेसिमल तो होगा नहीं, हम लोगों ने नीचे 10 को निकाल लिया था। तो बेसिकली इतना जो हमारा है वो चार्ज आ गया। अच्छा अब देखो, चार्ज जो है ये किस में आया? कूलम में है। हम लोगों से पूछा क्या है? एनर्जी। तो बस कुछ नहीं, एनर्जी के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो एनर्जी इज इक्वल टू 4.2 पोटेंशियल इंटू चार्ज 20880 इज इक्वल टू। अब देखो इसको तुम लोग सॉल्व करना, मैं एक बार करके भी दिखाता हूँ। 20880 है, 4 से और 2 से गुना करना है, तो ये हो गया, एक मिनट, 2 से 0 में तो 0 हो गया, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 एक 17 हो गया। तो ये एज इट इज हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया, 4 से जाएगा तो 0, 4 8 जा 32 यानी कि 3 कैरी, 4 8 जा 32, 35 3 कैरी, 35 का एज इट इज हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 0 6 9 6 7 8। तो 8 7 6 9 6 0। कैलकुलेशन आराम से किया करो। कितने अंक के बाद डेसिमल? एक। तो ये मान लो 0 कट ही गया, एक अंक के बाद डेसिमल है तो क्या आ गया? 87696। अब देखो ये जो आया है एनर्जी वो जूल में है,
ऑप्शन में तुम देख रहे हो सारे में जो है किलो जूल में दिया हुआ है, तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, जैसे ही 1000 डिवाइड करेंगे यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो 87.696, तो 87 पॉइंट कहाँ पे है, देखो 87 पॉइंट, इसको अगर अप्रोक्स में ले जाओगे 87.69 को, तो ये 7 ही हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। बेसिकली इसका मतलब समझना था, इसका मतलब होता है जितना ज़्यादा मिली एम्पियर होगा उतना चार्ज ज़्यादा स्टोर करता है बैटरी, इसीलिए हम लोग जब शॉप पे जाते हैं तो ज़्यादा मिली एम्पियर वाला मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं या फिर लैपटॉप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यार, क्या बोल रहा है, अ गैल्वेनोमीटर हैविंग अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 30 ओम नीड 20 मिली एम्पियर ऑफ करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। एक गैल्वेनोमीटर है, बना लेते हैं हम लोग गैल्वेनोमीटर, जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना है 30 ओम। ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है बेसिकली, इसको हम लोग 1 मिनट आरजी से डिनोट करते हैं। हाँ, तो ये 20 मिली एम्पियर का करंट जब लेता है तब फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है। इफ द मैक्सिमम करंट ऑफ 3 एम्पियर, देखो यहाँ पे जो ये करंट था मिली एम्पियर है, इसको किस में दिया, उसने एम्पियर में दिया। 1 मिनट हम क्या करते हैं, पहले नंबर जो मिली एम्पियर का करंट है उसको एक बार एम्पियर में बदल लेते हैं। तो मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 20/1000 से डिवाइड कर देंगे, ये एम्पियर में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया 0.02 एम्पियर, ये हम लोग कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, इफ द मैक्सिमम करंट 3 एम्पियर इज टू बी मेजर्ड यूजिंग दिस गैल्वेनोमीटर, अगर इस गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम करंट 3 एम्पियर का यूज किया जाता है, द रेजिस्टेंस ऑफ द शंट टू बी एडेड टू द गैल्वेनोमीटर शुड बी। अच्छा, ये कब होगा, जब हम लोग एक शंट को लगाएंगे। अब शंट का कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो वही पूछ रहा है उस शंट का रेजिस्टेंस कितना होगा जब ये 3 एम्पियर का मैक्सिमम करंट मेजर करेगा। अच्छा, इसका बेसिकली सिंपल जो कॉन्सेप्ट था लास्ट वीडियो में भी बताया था, इस सेशन में मैंने बताया क्या था, Vg इज इक्वल टू Vs, बस बेसिकली यही करना है। देखो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि गैल्वेनोमीटर के आजू बाजू का जो पोटेंशियल है उसको इक्वल करना है शंट के आजू बाजू का पोटेंशियल। अब देखो पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर, यानी कि IG इंटू आर जी। Vs को क्या लिख सकते हैं, अब देखो मान लो ये कोई सर्किट था, इधर से जब करंट I चला है तो इसमें कितना जाएगा, IG जाएगा गैल्वेनोमीटर का करंट, तो इसमें कितना आएगा I माइनस IG। अब देखो यहाँ पे बस पुट करना है, तो I माइनस IG इंटू RS हो गया, हम लोग को RS ही निकालना है, तो बस कैलकुलेशन है RS इज इक्वल टू IG इंटू RG अपॉन I माइनस IG हो गया। अब देखो IG कितना दिया हुआ है 30 ओम इंटू सॉरी वो करंट था, ये मैंने रेजिस्टेंस लिख दिया, तो 20 मिली एम्पियर है, इसको मैंने एम्पियर में बदल रखा है, तो 0.02 हो गया अपॉन I माइनस आई, यानी कि 3 माइनस 0.02। अब यहाँ से बस कैलकुलेशन है यार, तो 30 इंटू 2 अपॉन कितना हो गया 100 हो गया, इंटू कितना हो गया और 2.98 हो गया। अच्छा, यानी कि ये हो गया तुम्हारा 60/100 इंटू 298 इंटू 100 हो गया, ये 100 से 100 कैंसिल कर दो, तो अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा यार। तो बेसिकली इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो कितना आ रहा है, अच्छा इस फॉर्मेट में हम लोग को लाना है 30/x के फॉर्मेट में, और x का वैल्यू पूछा है। अच्छा, तो यहाँ से ये 30 इंटू इसको 2 लिख सकते हैं अपन, 298 हो गया। अच्छा, अब ये 30/x है, यानी कि ये 30/298 अपॉन 2 हुआ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि a हमारा जो है x हुआ, तो x का वैल्यू ही पूछा था, तो कि x का वैल्यू कितना आ गया 149, 2 से डिवाइड करेंगे, इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो इसका राइट आंसर सी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यार। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ टू नॉन आइडियल बैटरीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल इज स्मॉलर देन आइदर ऑफ द टू ईएमएफ। अब देखो इसको मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। तो बोलता है कि इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ टू नॉन आइडियल बैटरीज, अब मान लेते हैं दो बैटरीज है, एक E1 और एक E2, इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। अब नॉन आइडियल कहने का मतलब है कि इसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, तो एक बार इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम लोग बना लेते हैं। हाँ, तो ये पैरेलल में हो गया, इसको बोलते हैं R1, इसको बोलते हैं R2, ये रहा हमारा E1, ये रहा हमारा E2। तो इसका जो नेट इक्विवेलेंट है वो स्मॉलर होगा इन दोनों में से
आइदर किसी भी ईएमएफ के। तो एक बार नेट ईएमएफ निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है ई नेट का, पैरेलल में तुम लोगों ने पढ़ा होगा थ्योरी में। तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो अब देखो, मान लेते हैं कि दोनों का जो ईएमएफ है वो ई ही था, ऐसा हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि इसको कैलकुलेट करने के लिए दोनों का ईएमएफ जो है वो हम लोग को इक्वल लेना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि दोनों का ईएमएफ जो है E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू ई, इसको ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं ऐसा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से देखते हैं E अपॉन R1 प्लस ई अपॉन R2 अपॉन, इसको बेसिकली एलसीएम में ले लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हो जाएगा R1 प्लस R2, डायरेक्ट लिखा है मैंने। तो यहाँ से क्या हो गया, ये भी हो गया R1 प्लस R1 इंटू R2। तो ऊपर में क्या हो गया E R1 प्लस ई R2 अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो E को कॉमन ले लिया जाएगा बार, R1 प्लस R2 हो गया अपॉन R1 R2। अब देखो इसको डिवाइड में जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई में होगा तो क्या आएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये से ये कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया। तो बेसिकली जो हमने माना था ईएमएफ वही ईएमएफ आ गया, यानी कि उससे स्मॉलर कैसे आएगा, वही आ रहा है। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स हो गया, स्टेटमेंट 1 फॉल्स, स्टेटमेंट ट्रू ये हो नहीं सकता, ये नहीं होगा। बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, हाँ ये हो सकता है अभी, और बोथ वन स्टेटमेंट आर ट्रू ये भी नहीं हो सकता, यानी कि दो ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर लिए। ऐसा तुम लोग भी किया करो, क्योंकि ऑप्शन सब चेक करने का कोई फायदा नहीं है। अब चलते हैं स्टेटमेंट 2 पे। द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ टू नॉन आइडियल बैटरीज कनेक्टेड इन पैरेलल स्मॉलर देन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइदर ऑफ द टू बैटरीज। कहता है कि अब जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो स्मॉलर होगा किसी भी रेजिस्टेंस से, इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो एक बार हम लोग ऐसा करते हैं, R1 को ले लेते हैं 2, R2 को ले लेते हैं 3। अब देखो ये दोनों पैरेलल में, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये दोनों जो है पैरेलल में है, तो पैरेलल का इक्विवेलेंट क्या होता है, तो R इक्विवेलेंट इसका तो डायरेक्ट तुम लोग याद होना चाहिए, 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3 होता है, यानी कितना गया 6 अपॉन 5। अब देखो ये कितना है 1 पॉइंट समथिंग है, यानी कि इससे भी ये जो इक्विवेलेंट आया वो बड़ा है, वो छोटा है इससे, इससे भी छोटा है। अब क्या बोल रहा था स्टेटमेंट कि द इक्विवेलेंट internal resistance of two non-ideal batteries connected in parallel is smaller than the internal resistance of either of the two batteries। तो ये जो स्टेटमेंट 2 जो है वो हमारा ट्रू होगा। तो इस हिसाब से कोई भी तुम लोग एग्जांपल ले लो, ऐसा नहीं है कि यही सिर्फ, कोई भी लेकर तुम लोग देख सकते हो। तो ये एग्जांपल लेके देखना था। तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ए होगा। दोनों जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 जो है फॉल्स होगा और स्टेटमेंट 2 जो है वो ट्रू होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यार। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर कर्व इज मोस्ट सुटेबल टू यूज इन द वायर बाउंड स्टैंडर्ड रजिस्टर। तो देखो इसमें बेसिकली रजिस्टर जो होता है वो बेसिकली एलॉय का बना होता है। अब एलॉय का जो अल्फा होता है, अल्फा मीन्स टेम्परेचर कोफिशियंट, अल्फा जो होता है वो नियरली 0 होता है। तो इस हिसाब से अगर देखो क्लास 11th में हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसमें एक रिलेशन पढ़ना था कि आर फाइनल इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तुम्हें याद आ रहा होगा। तो ये अल्फा क्या था, टेम्परेचर कोफिशियंट। तो यही बोल रहा है कि रो वर्सेज टेम्परेचर का कर्व जो है मोस्ट सुटेबल क्या होना चाहिए। अब देखो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो एक तुम्हारे लेवल से ऊपर का भी है, लेकिन वो मैं नहीं दूं रहा, ये बता रहा हूँ। तो ये एलॉय का बना होता है जिसका जो अल्फा जो होता है बेसिकली वो 0 होता है। अब इसको मैं देखो प्रूफ करके दिखाता हूँ। अब जैसे कि आर है, आर के यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, रो एल अपॉन ए अपॉन, तो इसके बाद क्या हो जाएगा आर इज इक्वल टू, यहाँ पे आर नोट बोल सकते हैं, बेसिकली ये इनिशियल हुआ। तो यहाँ से क्या होगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं रो नोट एल अपॉन ए इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे,
एल से एल कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, तो रो इज इक्वल टू रो नॉट प्लस रो नॉट अल्फा डेल्टा टी। अब देखो एलॉय का अल्फा जो है नियरली जीरो होता है, रजिस्टर उसी से बना होता है एलॉय से ही, तो ये बेसिकली टर्म पूरा जीरो हो गया। तो रो जो हुआ वो रो नॉट के नियरली इक्वल होगा, क्योंकि ये जो था अल्फा जो था वो नियरली जीरो होता है। तो इस हिसाब से जो टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, स्टार्टिंग और फाइनल डेरिवेशन में हमारा टेम्परेचर आ रहा है नहीं आ रहा है, यानी कि टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा उसी से हिसाब से रो जो है नहीं बढ़ना चाहिए। तो देखो नियरली सेम हमने बोला था कि नियरली इसका वैल्यू जीरो होता है, तो इस हिसाब से सबसे कम तुम्हें किस में दिख रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन रो जो है नहीं बढ़ रहा है, तो वो जो हमारा ऑप्शन डी में दिख रहा होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, मान लो एक समय यहाँ था एक समय यहाँ था, तो कितना का बहुत माइनर सा चेंज आता है। ये देखो बहुत माइनर सा चेंज है। तो इसको तुम लोग डायरेक्ट याद भी रख सकते हो कि जिससे रजिस्टर बना होता है एलओए का होता है, उस एलओए का अल्फा जो है वो टेंडिंग टू जीरो होता है। यही इसका एक्सप्लेनेशन है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे यार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गैल्वेनोमीटर हैज अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 200 ओम विथ फुल स्केल डिफ्लेक्शन एट 20 माइक्रो एम्पियर। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस टू बी एडेड टू यूज इट एज एन एमीटर ऑफ रेंज ऑफ 0 to 20 मिली एम्पियर। तो देखो बेसिकली ये लास्ट सेशन में भी था, अभी पिछले क्वेश्चन में भी आया था। तो एक गैल्वेनोमीटर है, बना लेता हूँ मैं, जिसका रेजिस्टेंस जो है वो कितना है 200 ओम दिया हुआ है। वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है कितने एम्पियर पे, 20 माइक्रो एम्पियर पे। इसको एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पैरेलल में हम लोग शंट लगाते हैं। तो मान लो कि ये रहा रेजिस्टेंस शंट का, जिसको हम लोग आर एस बोल देंगे। उसका रेंज बोल रहा है 0 से 20 मिली एम्पियर होना चाहिए। हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि अभी 20 मिली एम्पियर पे चलते हैं, पहले उसके लिए क्या होता है, रेंज कहने का मतलब 0 से कितना तक मैक्सिमम जा रहा है, तो हम लोग मैक्सिमम ही निकाल लेते हैं एक बार। अब 0 के लिए तो 0 ही होगा, तो मैक्सिमम निकालने के लिए क्या हुआ, इसका मतलब जो हमारा संट का बेसिकली जो इसमें करंट जो जा रहा है मैक्सिमम वो 20 मिली एम्पियर का है जब संट लगा दिया गया है। अच्छा अब देखो एक कॉन्सेप्ट क्या था, Vg इज इक्वल टू वी एस, जो गैल्वेनोमीटर के आजू बाजू का पोटेंशियल है वही पोटेंशियल किसके आजू बाजू का होगा, संट के। बस यही कॉन्सेप्ट था। तो Vg इज इक्वल टू क्या होता है, आई जी इंटू आर जी। ये क्या हो जाएगा I माइनस आई जी। अब ये तो लिखते लिखते तुम लोग को याद हो गया होगा, ये थर्ड क्वेश्चन ऐसा आया है। तो आर एस हो गया, हम लोग को निकालना है क्या है, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, संट का रेजिस्टेंस निकालना है, तो आर एस से निकालना है। तो क्या होगा आई जी इंटू आर जी अपॉन आई माइनस आई जी हो गया। अब बेसिकली कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है, मैं करके दिखाता हूँ। तो आई जी कितना दिया हुआ है 20 माइक्रो 10⁻⁻6 हो गया एम्पियर है, इंटू आर जी कितना है 200 अपॉन आई माइनस आई जी, आई कितना दिया हुआ है 20 मिली एम्पियर, 20 इंटू 10⁻⁻3 माइनस आई जी कितना है 20 इंटू 10⁻⁻6 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करना है, देखो यार कैलकुलेशन तो खुद से करना ही पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन जो लेंदी आता ही है। तो इसको 20 गुने 10 के पावर -6 हो गया इंटू 200 हो गया अपॉन, यहाँ से हम लोग 20 कॉमन ले लेते हैं और एक 10⁻⁻3 भी कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच गया 1 माइनस 10⁻⁻3। ध्यान से कैलकुलेशन देखना। अब देखो ये 20 से 20 में कैंसिल कर देता हूँ, इससे ये कैंसिल होगा तो 3 बचेगा, तो क्या हो गया 200 गुने 10 के पावर -3 बटा 1 माइनस 10⁻⁻3। अब देखो इसको मैं कैसे लिखता हूँ, 1 माइनस 1 अपॉन 1000 कैसे लिख सकता हूँ, अब कुछ नहीं है बेसिकली 200 गुने 10⁻⁻3 अपॉन इसको क्या लिख सकते हैं 999 अपॉन 1000। बेसिकली हमने एलसीएम लेके 1 माइनस कर दिया। अब देखो इसको 200 गुने 10⁻⁻3 अपॉन 999 इंटू 1000। अब देखो इसको अप्रोक्स हम लोग 1000 ले लेते हैं, तो जैसे ही 1000 लेंगे तो ये इससे कैंसिल हो रहा है, कैलकुलेशन में हम लोग अप्रोक्स पे जाएंगे। भले ही यहाँ ये देखो ऑप्शन जो है नियरली सेम दिया हुआ है, एक बार अप्रोक्स में जाकर देखते हैं आंसर आता है कि नहीं आता है। तो जैसे ही हम लोग अप्रोक्स में गए इसको कैंसिल हम लोग कर दिए, तो ये क्या हो गया
200/10⁻³ नीचे आएगा तो पॉजिटिव में। ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कर गया तो 0.2 ओम आ रहा है। अब देखो आंसर में 0.2 ओम दिया है ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था। ये कॉन्सेप्ट तो तीसरी बार रिपीट हो गया है, लास्ट सेशन में भी और इस सेशन में भी रिपीट हुआ है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे यार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन सर्किट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इज। अब देखो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। टर्मिनल कहने का मतलब फिगर हमने शायद अधूरा छोड़ दिया, ये इन दोनों के बीच में निकालना है। ये टर्मिनल के बीच में बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी में मेनली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो कि हमेशा यूज होगा, वो तुम लोग ध्यान से सीखना। देखो कॉन्सेप्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ध्यान से सीखना, बहुत काम देगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मान लो एक वायर है, ये रेजिस्टेंस है। अब देखो यहाँ पे मान लेते हैं 20 वोल्ट है, ये जो रेजिस्टेंस है इसका 2 ओम रेजिस्टेंस है, और मान लो कि इसमें 5 एम्पियर का करंट पास हो रहा है, इससे ऐसे जा रहा है। तो देखो जो यहाँ पे पोटेंशियल पूछेगा तो पोटेंशियल का क्या होता है, ड्रॉप होता है, मतलब पोटेंशियल जो है वो कम होता है। अच्छा ड्रॉप कितने का होता है, ड्रॉप जो होता है वो IR का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि V इज इक्वल टू 2 इंटू 5 यानी कि 10, यानी कि 10 वोल्ट का ड्रॉप हुआ। पहले 20 था, 10 का ड्रॉप होगा तो कितना पोटेंशियल होगा, 10। अब देखो ये कॉन्सेप्ट हमने क्यों बताया, इस क्वेश्चन में उस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग आसानी से बनाएंगे। अच्छा सबसे पहले ये 4 और 4 पैरेलल में है, तो बेसिकली इसका R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4/4 प्लस 4। ये तो बेसिकली तुम लोग जानते होंगे, दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो प्रोडक्ट अपॉन सम होता है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, तुम लोग अगर नहीं देखा है तो मैं लास्ट सेशन में भी इसका क्वेश्चन एक कराया था, इसीलिए सारे वीडियो देखना जरूरी है। तो इसका डायरेक्टली क्या हो गया, 4 इंटू 4 16, 4 प्लस 4 8 हो गया, यानी कि यहाँ से 2 आ गया। ये पूरा 2 हो गया, 2 और 1 कितना होता है 3। अब I जो है करंट क्या हुआ 3/3, पोटेंशियल अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ये कितना हो गया 1 एम्पियर। अब देखो 1 एम्पियर का करंट जो है बैटरी के पॉजिटिव डंडे से चला। अच्छा अब इसका एक बार इक्विवेलेंट बना देते हैं। इक्विवेलेंट इधर कितना आ रहा था 2 ओम का। अच्छा अब देखो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, यहाँ पे भी एग्जाम्पल जो हमने लिया वहां पे भी 2 ओम है, यहाँ पे भी 2 ओम है, तो क्या पोटेंशियल का ड्रॉप कैसे होगा I इंटू आर। अच्छा करंट कितना हमने निकाला 1 इंटू आर, रेजिस्टेंस कितना है 2, यानी कि 2 वोल्ट का ड्रॉप होगा। अच्छा ये 3 वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ से कितना चलेगा 3 वोल्ट, जब 2 का ड्रॉप हो गया तो कितना बचा 1 वोल्ट। अच्छा यहाँ पे 1 वोल्ट, तो पॉइंट पोटेंशियल मेथड से यहाँ पे भी कितना 1 वोल्ट। तो अब देखो आराम से पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। मान लेते हैं ए था, ये बी था, तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल निकालना था, तो VA माइनस VB हो जाएगा, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो ऑप्शन नंबर कौन है यार, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत बार यूज होने वाला है, तुम लोग ध्यान से इसको देखना और कॉपी में नोट डाउन कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यार। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फॉलोइंग पर सेकंड इन फिलामेंट ऑफ 110 वाट बल्ब ऑपरेटिंग एट 220 वोल्ट। एक बल्ब है जो कि 220 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहा है उसके फिलामेंट से, तो 110 वाट का जो है बल्ब जो है पावर कंज्यूम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ 110 वाट का कहने का मतलब जूल प्रति सेकंड। अब देखो इतना पे ये ऑपरेट कर रहा है, हमको क्या निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा ध्यान से सोचो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमसे पूछा है। अच्छा दिया क्या है, पावर दिया है। अच्छा हम लोग पावर का फॉर्मूला क्या जानते हैं, पावर इज नथिंग बट V² अपॉन R होता है। अच्छा एक और पावर का फॉर्मूला है तो V इंटू आई होता है। अच्छा पहले हम लोग ये लगाते हैं एक बार, तो पावर इज इक्वल टू V इंटू आई हो गया। पावर कितना दिया है 110 इज इक्वल टू पोटेंशियल कितना दिया है 220 इंटू आई। एक बार करंट हम लोग निकाल लेते हैं, तो ये 2 बार में कैंसिल हो गया, यानी कि 1/2 एम्पियर का करंट आ गया। अच्छा करंट आ गया। अब तुम लोगों ने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा होगा, वो क्या कहता था, Q जो होता है वो Ne के फॉर्म में होता है, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था। तो इस हिसाब से देखो करंट इतना आया है। अब करंट क्या होता है हमारा I इज इक्वल टू Q/T होता है, तो यहाँ से I इज इक्वल टू Q की जगह पे Ne को रख देंगे और अपॉन T। अब देखो पर सेकंड पूछा है, यानी कि टाइम जो है वो 1 ही सेकंड लेना है, तो नीचे बेसिकली 1 ही हो जाएगा, तो N इंटू ई इज इक्वल टू हाफ। अब बेसिकली कैलकुलेशन है यार, तो देखो
एन यहाँ पे लिखो, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू उसने दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इज इक्वल टू 1/2। अब इसको बस सॉल्व कर देना है। एन इज इक्वल टू 1/2 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अब देखो यार, कैलकुलेशन तो खुद से करना ही पड़ेगा। तो 1/2 हो गया इंटू 16 हो गया, ये 10 ऊपर चला गया, मैं इसको भी क्या कर रहा हूँ, ऊपर ले जा रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁹ पॉजिटिव का, ये क्या बन गया, 10⁻20 बन गया। अब एक बार हम ऑप्शन को देखते हैं। 10⁻20 तो नहीं दिया है, 18 दिया है, 17 दिया है, 19 दिया है। अच्छा, ये क्या हुआ, 16 दूनी 32 हो गया। मैं एक बार पहले 100 को बाहर निकालता हूँ, ये डिवाइड भी है 32 से, तो 100 को बाहर में निकालता हूँ और ऐसा करता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ 4 इंटू 4 इंटू 2, 4 16 दूनी 32, इसको ऐसे लिख लिया। अच्छा, इंटू 10⁻18 कर दिया। अच्छा, अब देखो 4 से 25 काटो, अब देखो ये फिर नहीं कट रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से एक और 10 निकालता हूँ। तो मैं जैसे ही एक और 10 निकालूंगा तो 250 इंटू 10⁻, कितना बन गया, 17 बन गया, अपॉन 4 2 जा 8 होता है। अब इसको एक बार हम कैलकुलेट करते हैं, तो कितना होगा, 8 तरीके 24 होगा यार, और एक बच गया, तो यहाँ से बच गया, कितना होगा, 8 एकम 8 डेसिमल, यानी कि 31 पॉइंट। ऐसा ऑप्शन जो है सिर्फ बी दिख रहा है, इसका मतलब ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। ऐसे तुम लोग अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो आसानी से आ जाएगा। यहाँ के बाद तो बस कैलकुलेशन है, ये तो खुद से तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो बस ये जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे था कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q इज इक्वल टू एन ही होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एक्स फॉर विच द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी विल बी जीरो। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस बी एंड डी विल बी जीरो कहने का मतलब, ये देखो इनडायरेक्टली क्या बोलने का कोशिश कर रहा है, इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि ये जो है व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्योंकि जब भी बी और डी का पोटेंशियल जब जीरो हो जाएगा, अच्छा मानो ये जो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, तो यानी कि इसके थ्रू कोई करंट नहीं पास कर रहा है। अच्छा, व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या था, एक ऐसा ब्रिज हम लोग बनाते थे, यहाँ से 1 मिनट इसको मैं बना लेता हूँ। हाँ, तो इसके बाद एक इधर रेजिस्टेंस होता था, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस होता था, और एक इससे हम लोग कनेक्ट वायर से करते थे। तो क्या कहते थे कि इसमें कोई करंट नहीं पास हो रहा है, तो इस ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेशियो जो होता है दोनों का इक्वल होता है। तो बस इसी कुछ नहीं करना है, पहले इस पूरे का इक्विवेलेंट निकालो यार, फिर इसका इक्विवेलेंट निकालो, इन दोनों का रेशियो इक्वल कर देना, इन दोनों के इक्विवेलेंट के इक्वल। तो मैं ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने वाला हूँ, ये तुम लोगों को खुद से करना पड़ेगा। ये तुम्हारा बेसिकली आज का HW हो गया। अब देखो यार, खुद से तो करना ही पड़ेगा, ये बेसिकली कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन बेस्ड पूरी तरह से क्वेश्चन है, और इसमें जो x है यहाँ पे, उस x का वैल्यू निकालना है। तो मैं इरेज कर दे रहा हूँ इसको, और तुम लोग आसानी से सॉल्व करना इसको। हाँ, तो ये तुम्हारा HW हो गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये तुम लोग का HW है। मेरे को कमेंट में बताना, इसका आंसर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे मैच कर लेना। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे यार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द हीट डिसिपेटेड पर सेकंड थ्रू द रेजिस्टेंस 5 ओम एंड 10 ओम इन द सर्किट गिवन बिलो। अब देखो, हीट डिसिपेटेड कुछ नहीं होता है, हीट डिसिपेटेड पर सेकंड बेसिकली पावर है। अब पावर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, V इंटू आई, एक और होता है V अपॉन आर। अब देखो, रेजिस्टेंस दिया है तो कौन वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला लगेगा। तो बस कुछ नहीं करना है, P1 अपॉन P2 कर दो, पहले नंबर किसके लिए, 5 ओम के लिए, तो V स्क्वायर अपॉन 5, V स्क्वायर अपॉन 10। अब देखो, दोनों ही सेम वोल्टेज पे ऑपरेट हो रहे होंगे, ऐसा तो कुछ दिया नहीं है। अब जब नहीं दिया है तो उसको सेम ही मानना पड़ेगा। तो V स्क्वायर अपॉन 5, यहाँ से क्या होगा, 10 अपॉन V स्क्वायर, तो यहाँ से हमारा रेशियो क्या आएगा, 2:1। तो ये बेसिकली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो कितना हो गया, इसका आंसर जो हो गया वो राइट आंसर बी हो गया। तो बेसिकली इसका फिगर से कुछ लेना देना नहीं था, बस फिगर जो दिया था, ये फिगर जो है बेसिकली तुम लोगों को गुमराह करने के लिए दिया गया। बेसिकली पावर का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है और ये होता है, तो रेजिस्टेंस दिया है तो यही होगा, और रेशियो में तो सब कुछ कट जाता है, और इस सेम वोल्टेज पे क्या हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है। यहाँ पे दिया है 10 वोल्टेज पे, जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले कॉन्सेप्ट बताया था। अब देखो, यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप आएगा 20 ओम की वजह से, लेकिन यहाँ जो वोल्टेज पहुंचेगा, यहाँ जो वोल्टेज पहुंचेगा, अब देखो ये दोनों रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज तो सेम है। मैंने फिगर नहीं देखा, सॉरी, फिगर के बेसिस पे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, मैंने सोचा फिगर दिया नहीं है। तो जो यहाँ इन दोनों के रेजिस्टेंस के आजू बाजू में पोटेंशियल है, वही रेजिस्टेंस के आजू बाजू में यहाँ पे पोटेंशियल है। कुछ देर पहले मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था,
वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है, जब पोटेंशियल का ड्रॉप आया और दोनों आजू बाजू पोटेंशियल जब सेम हो, जब तो क्या हुआ, सेम वोल्टेज पे ऑपरेट कर रहा है, यही मैंने यहाँ बोला सेम वोल्टेज पे ऑपरेट कर रहा है, ये मैंने मान लिया। तो इस हिसाब से भी स्क्वायर को काट दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यार मैं थोड़ा सा फंबल हो रहा हूँ बोलने में, क्योंकि मैं थोड़ा सा अभी खेल के आ रहा हूँ, थक गया हूँ इस कारण से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यार, तो ये सब मैटर नहीं करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर R1 R2 R3 R4 ये सारे दिए हुए हैं, और आइडियल विथ ईएमएफ, देखो बैटरी भी लगाया हुआ है 12 वोल्ट का, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट निकालना है एंड करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। देखो ये भी HW में देता हूँ तुम लोग को, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा यार, इसका क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये देखो ये दोनों पैरेलल में हो गया, ये दोनों पैरेलल में हो गया, फिर इसका इक्विवेलेंट जो भी आएगा वो इसके पैरेलल में हो जाएगा, फिर ये और ये सीरीज में हो जाएगा। अब सारा वैल्यू दिया हुआ है, उसके बाद क्या बोल रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इसका भी आंसर तुम लोग को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करने में मजा आता है, तुम लोग भी ऐसे किया करो। अब देखो यहाँ पे क्या है, तुम लोग के लिए कैलकुलेशन, अब मैं करूंगा उससे क्या फायदा होगा, तुम लोग करो। इसका कैलकुलेशन अगर नहीं आएगा तो मेरे को कमेंट करना, वैसे आंसर इसका डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यार। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड एट 50 वॉट 200 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस 100 वोल्ट सप्लाई, द पावर डिसिपेशन ऑफ द बल्ब इज। देखो पहले वो 200 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहा था, उसके बाद 100 वोल्ट पे जब ऑपरेट करेगा तो कितना पावर डिसिपेट करेगा। अब देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ से पहले हम लोग रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, कितना उसका रेजिस्टेंस था बल्ब का। तो R इज इक्वल टू क्या होगा, भी स्क्वायर अपॉन पी। तो भी का क्या हुआ, 200 इंटू 200 अपॉन पी होगा, तो 50 हो गया। अब यहाँ से देखो ये इससे कट गया, तो 5 4 जा कट गया, तो कितना आ गया, 4 2 जा 8, तो ये 800 आ गया रेजिस्टेंस। अब बेसिकली हम लोग इसके लिए निकाल देंगे पावर कितना डिसिपेट हो रहा है, तो पावर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर। अब तो रेजिस्टेंस तो बदलेगा नहीं, इसीलिए हम लोगों ने पहले रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया है। तो 100 इंटू 100 अपॉन 800, ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, तो कितना हो गया, 4 2 जा 4 से 25, तो कितना गया 12.5 वॉट का आ गया। तो ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है यार, ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। बेहद ही आसान क्वेश्चन, ये फॉर्मूला जिसको याद है, बस 30 सेकंड का क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन सर्किट द करंट इन द रेजिस्टेंस R3, देखो करंट निकालना है R3 रेजिस्टेंस में, इसमें निकालना है। इसका भी कॉन्सेप्ट जो है हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। पहले नंबर एक बार हम लोग क्या करेंगे, पूरे जो ये सर्किट दिया हुआ है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। जैसा कि ऊपर में फिगर दिख रहा होगा तुम लोग को, तो पूरे फिगर का एक बार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग निकालते हैं। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तुम लोग कर लोगे, मैं एक बार करके भी दिखाता हूँ। देखो ये 2 हुआ, ये 1 हुआ, 3 हो गया, ये दोनों पैरेलल में है। अब पैरेलल का हमने क्या बताया था, आर इक्विवेलेंट, प्रोडक्ट अपॉन सम, 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4, कितना आ गया 2 2 2 4 4 और 1 5 5 2 जा, यानी कि आई का वैल्यू कितना आ गया 2 एम्पियर आ गया। करंट जो है यहाँ से 2 एम्पियर चला, पॉजिटिव टर्मिनल से चलता है, तो 2 एम्पियर चला। अब देखो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, निकालना क्या है बेसिकली, करंट निकालना है। अच्छा अब देखो यहाँ से 2 एम्पियर का करंट चला, अब सीरीज में तो करंट सेम रहता है, 2 एम्पियर का यहाँ भी करंट पहुंचा। अब देखो यहाँ से बटेगा। अब हमने क्या कॉन्सेप्ट बताया था, कल हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था, मान लो तुम्हें इसमें R3 में निकालना है ना, इसके अपोजिट वाले रेजिस्टेंस को लिखो। देखो हम लोग को करंट फाइंड आउट करना है R3 में, तो इसके अपोजिट वाले को लिखो 4 अपॉन दोनों का सम 4 प्लस 4। देखो यार इसका कॉन्सेप्ट मैंने कल बताया, अब डेली डेली तो एक ही कॉन्सेप्ट बताने से कुछ फायदा नहीं है। इंटू टोटल करंट, तो यहाँ से कितना हो गया 4 अपॉन 8 इंटू 2, तो ये 2 से 2 बार में 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1 एम्पियर का करंट जो है इसका राइट आंसर होगा, R3 से जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बेहद आसान क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस एंड लेंथ L इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। ये भी क्वेश्चन लास्ट सेशन में मैंने बताया था, वो क्वेश्चन शायद दूसरा था, लेकिन मैंने बताया था कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, वो इक्वल लेंथ में कट करेगा, फिर उनको ज्वाइन करेगा और वो तुमसे पूछेगा। चलो मैं ये बता देता हूँ, मान लो कि ये L लेंथ है, इसका रेजिस्टेंस R है, इसको 5 टुकड़ों में तोड़ा, उसको पैरेलल में जोड़ा, 1 2 3 4, ये हुआ तुम्हारा 5। इन सबको पैरेलल में जोड़ा, मैं भी ऐड कर देता हूँ पैरेलल में। अच्छा एक बार के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको भी आर लेते हैं, इसको भी ए आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा,
अच्छा नहीं नहीं, ये तो दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, तो ये R/5 होगा, ये R/5 होगा। 5 टुकड़ों में इक्वली डिवाइड किया है, तो सबका रेजिस्टेंस R/5 हो जाएगा। अब देखो पैरेलल के लिए 1/R इक्विवेलेंट क्या होता है? 1/R होता है, यानी कि जब हम लोग 1/R करेंगे तो 5/R आएगा। ऐसे ही 5/R आएगा, कितना टाइम? 5 टाइम। 5/R आएगा, 5/R आएगा और 5/R आएगा। अच्छा, यहाँ से हमारा एलसीएम क्या हो गया? R हो गया, तो ये 5 5 जा 25 हो गया, तो 1/R इक्विवेलेंट, तो यहाँ से R इक्विवेलेंट हमारा क्या आ गया यार? R/25। तो हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, करंट इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है। इसमें तुम मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है कि जो तुमसे नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यार, सर्किट देख के बस डरा मत करो करंट इलेक्ट्रिसिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट ये हमें चेक करना है ट्रू या फॉल्स। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर्स इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन इज स्मॉलर देन द लीस्ट रेजिस्टेंस यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन। अब देखो ये तो पूरी तरह से फॉल्स है, पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा। मान लो एक रेजिस्टेंस हमने 2 लिया, एक 3 लिया, अब दोनों को सीरीज में लगाया तो 2 और 3 कितना होता है? 5 होता है। ये कभी भी स्मॉलर नहीं आएगा किसी भी रेजिस्टेंस से, इन दोनों में से कोई भी एग्जाम्पल लेकर देख सकते हो। तो पहला फॉल्स हो गया। द रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये देखो ये भी रजिस्टिविटी, आर का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल अपॉन ए। अब देखो थर्मल प्रॉपर्टीज में तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, R इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है। यहां से क्या होगा? इनडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर कैसे होगा? डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ये भी फॉल्स है। क्यों? देखो यहाँ पे ये जो थर्मल प्रॉपर्टी जो 11th क्लास का था उसमें फॉर्मूला था ये कि रेजिस्टेंस जो है R फाइनल है R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ से हम लोग R को क्या लिख सकते हैं? रो एल अपॉन ए। ये मान लो फाइनल है, तो यहाँ से क्या हो गया? रो नॉट एल अपॉन ए इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ से देखो टेम्परेचर का टर्म आ जाएगा जब इससे गुना हो गया, यानी कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर हो गया, बोथ 1 एंड 2 स्टेटमेंट आर फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 160 ओम इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इन अ वायर ऑफ 1/4 ऑफ द इट्स लेंथ। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 160 ओम। अच्छा, मेल्ट किया गया और ड्रॉन किया गया वायर ऑफ 1/4 ऑफ इट्स लेंथ। अच्छा, मान लो इसका लेंथ एल था, जो नया वायर बनाया गया उसका लेंथ L/4 हो गया है। अच्छा, अब देखो वॉल्यूम तो सेम रहेगा, जो पहले वॉल्यूम था वायर का वो भी बाद में वॉल्यूम वही रहेगा, तो भी इनिशियल अपॉन भी फाइनल होगा। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू एरिया, तो लेंथ इंटू एरिया इज इक्वल टू लेंथ कितना हो गया? L/4 इंटू ए डैश। अब हम लोग को नया एरिया ही फाइंड आउट करना है, क्यों? क्योंकि न्यू रेजिस्टेंस हम लोग को निकालना है। अब हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल अपॉन ए, इसका वैल्यू 160 दिया हुआ है, रो एल अपॉन ए। अच्छा, हम लोग को आर डैश निकालना है, नया रेजिस्टेंस निकालना है। कब? जब इसका रो तो वैसे ही रहेगा, लेंथ हो गया L/4। अच्छा, अब देखो ये न्यू एरिया जो है हमारा क्या हो गया? ए एल से एल कटा, तो ए डैश न्यू एरिया क्या आ गया? 4 इंटू ए आ गया। ठीक है, तो आर डैश इज इक्वल टू रो एल अपॉन 4। अब देखो 4 ए आ गया है तो 4 ए लिख देते हैं। यहाँ से क्या हो गया? 4 इंटू 4 इंटू ए, तो रो एल अपॉन 16 इंटू ए। अब देखो रो एल अपॉन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पहले वाला रेजिस्टेंस, तो उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 160 दिया हुआ है, तो 160 अपॉन 60 कितना हो गया? 10 हो गया। तो इसका बेसिकली आंसर हो गया 10 ओम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यार। तो आज के लिए बस इतना ही, ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो देखो यार, समय को बर्बाद ना करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो खुद से और जल्दी जल्दी किया करो। आज मतलब किए, उसके 24 घंटे बाद अगले दिन फिर से खुद से ट्राई करो, जब तक खुद से नहीं करोगे नहीं होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही था यार। करंट इलेक्ट्रिसिटी इस प्रकार से खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर की बात करेंगे, कैपेसिटर की, उसके टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।